बच्चों, आज हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ेंगे। 11th क्लास में हमने डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड को पढ़ा था। क्या होता था कि जब एक सोर्स ऑफ साउंड किसी लिसनर के पास में आता था या दूर जाता था या दोनों में रिलेटिव मोशन होती थी, उनकी डिस्टेंस कम होती थी या ज़्यादा होती थी, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती थी वो डिफरेंट होती थी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। अगर डिस्टेंस घट रही होती थी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती थी और लैम्डा घट रहा होता था, और अगर डिस्टेंस बढ़ रही होती थी तो फ्रीक्वेंसी घट रही होती थी और लैम्डा बढ़ रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के केस में होगा, एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस आएगा डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में और डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में। देखिए, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में क्या होता था कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर की अलग अलग वेलोसिटी काउंट होती थी और सोर्स की वेलोसिटी के प्रभाव अलग होते थे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के प्रभाव अलग होते थे, राइट। लेकिन लाइट वाला जो डॉपलर इफेक्ट है उसमें सोर्स एंड व्यूअर, जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर जो है, उसकी अलग अलग वेलोसिटी काउंट नहीं होती है। यानी कि वहां दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होती है केवल। इन व्हाट वे, विथ व्हाट वेलोसिटी सोर्स इज मूविंग इज ऑफ नो यूज, विथ व्हाट वेलोसिटी ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ नो यूज, रिलेटिव वेलोसिटी यूज में आती है। तो देखिए, आज हमें डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ज़रा 2-4 मिनट में डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड को रिकॉल कर लेता हूँ एक बार, है ना। देखिए, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड जो था ना हमारा, आज हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, राइट। है ना। अब हम 2-4 मिनट बात कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड पर। हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था फॉर साउंड, है ना। इफ डिस्टेंस डिक्रीजेज देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड लैम्डा डिक्रीजेज, ये बात हमने की थी। अपरेंट चेंज होता है, नॉट रियल चेंज, है ना। अपरेंटली, तो इसको आप यहां पे लिख दीजिए अपरेंटली यानी आपको ऑब्जर्व होता है, सच में ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल। चलिए, और अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है और लैम्डा बढ़ती है। ये भी अपरेंटली, सब चीजें अपरेंटली हैं, है ना। यस। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वर की स्पीड का और सोर्स की स्पीड का अलग अलग इम्पैक्ट होता है, यानी हम दोनों को चेक करते थे कि सोर्स और ऑब्जर्वर कैसे चल रहे हैं। यानी हमारा जो न्यू डैश होता था एपरेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू डैश होती थी हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू होती थी हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और हम यहां पे लिखते थे V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS। हाँ जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि ये प्लस और माइनस के जो साइन हम लगाते थे वो एज पर सिचुएशन लगाते थे कि कैसा हो रहा है। देखिए, मैं बताता हूं कैसे। हमने कहा अगर डिस्टेंस घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लैम्डा घटेगी, करेक्ट। अगर मान लो ऑब्जर्वर जो है, वो सोर्स के नजदीक आना चाहता है, ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू कम क्लोजर दी सोर्स के पास में आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को अपरेंटली इंक्रीज करने की ट्राई कर रहा है। तो जब पास में आ रहा है, अपरेंटली इंक्रीज करने की ट्राई कर रहा है, तो फिर प्लस साइन आएगा न्यूमरेटर में, राइट। इसी तरह से अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के नज़दीक जाने की ट्राई कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। इसी तरीके से अगर ऑब्जर्वर दूर जाने की ट्राई कर रहा हो
ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू रिसीड अवे फ्रॉम द सोर्स, तो फिर आपका यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। और अगर सोर्स इज ट्राइंग टू रिसीड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाने का प्रयत्न कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, जिससे कि फ्रीक्वेंसी घट सके। समझ गए ना? बस ये जो चीज़ आपने साउंड में पढ़ी थी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट तो आज मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आप एक छोटा सा काम करें कि जो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, उसे एक बार रिवाइज कर लें प्लीज़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। इट विल टेक हार्डली 10-15 मिनट, है ना। हम क्या करते हैं, 10-15 मिनट तो ऐसे ही ख़राब कर देते हैं यार, कभी भी ख़राब कर देते हो 10-15 मिनट तो, हैं। किसी से बातें करने में ख़राब कर देते हो, कुछ और काम करने में ख़राब कर देते हो, 10-15 मिनट तो मस्ती में ख़राब कर देते हो, हैं। तो भैया उसी मस्ती में ज़रा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड को रिवाइज कर लो यार 11th का खोल करके। इट विल टेक हार्डली 15 मिनट, है ना। और फ़ायदे जो हैं बहुत सारे होंगे 15 मिनट ख़राब करके। चलिए 15 मिनट ख़राब करके नहीं, 15 मिनट राइट इन्वेस्टमेंट करके। हाँ चलिए, एनीवे अब हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स की अलग अलग वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है, यहाँ केवल रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। कोई दूर जा रहा है, कोई पास आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। हाँ, कोई पास आ रहा है, दूर जा रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, है ना। बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपको अल्टीमेट ये लेना देना होता है, अल्टीमेट ये असर होता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डिस्टेंस इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। तो चलिए मैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट की बात शुरू करता हूँ। आप लोग साउंड रिवाइज कर लीजिए। साउंड के डॉपलर इफेक्ट में अगर आपको कुछ पूछना हो, है ना, 11th क्लास वाला है, आप मेरे से पूछ सकते हैं जूम सेशन में। जूम सेशन होता ही इसलिए है कि हम हमारे डिस्कशंस कर सकें, डाउट्स को पूछ सकें, राइट। चलिए जी, तो ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट है, करेक्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ उसकी लाइट की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइट की बात शुरू करने से पहले 2-3 फिक्स बातें कर देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जी, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहले मैं बताऊँगा न्यू इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल और रियल फ्रीक्वेंसी, है ना। हाँ, एक्चुअल और रियल फ्रीक्वेंसी। न्यू डैश इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पर एक बात कह देना चाहूँगा, पता है क्या, मैं कह देना चाहूँगा स्पीड ऑफ लाइट इज न्यू लैम्डा एंड इट इज न्यू डैश लैम्डा डैश, न्यू डैश लैम्डा डैश। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज एक्चुअल वेवलेंथ एंड लैम्डा डैश इज एपरेंट वेवलेंथ। राइट। अब यहां एक चीज और फिक्स कर देते हैं, c इज स्पीड ऑफ लाइट। c इज स्पीड ऑफ लाइट। अब जैसा मैंने बताया कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में सोर्स की एंड ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अलग अलग का कोई यूज नहीं है। सवाल ये उठता है ये अलग अलग यूज क्यों नहीं है? ये इसलिए यूजफुल नहीं है क्योंकि एज पर आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, जो क्लासिकल रिलेटिविटी की थ्योरी है वो लाइट के लिए अप्लाई नहीं होती है। यानी हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो लाइट के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो क्लासिकल जो मोशन होगी, जो रिलेटिव मोशन इन जनरल होती है, उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। हाँ, रिलेटिव मोशन जरूर लेंगे, है ना। तो देखिए v इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ s, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ f एंड s एंड o। s माने सोर्स, o माने ऑब्जर्वर। अब देखो एक बात सुनो, जैसे हम धरती माता पर रहते हैं, धरती माता पर रहते हैं, अब कोई तारा बहुत दूर है, बहुत दूर है, धरती से दूर जा रहा है, धरती से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो ली जाएगी वो तारा प्लस धरती दोनों की मिला के ली जाएगी।
दोनों को मिला के ले जाएगी, राइट। हाँ, और अगर मान लो दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी, लैम्डा बढ़ेगी, करेक्ट है ना। तो ये वाली चीज़ भी एकदम क्लियर है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और लैम्डा बढ़ेगी, राइट। ओके, अगर डिस्टेंस घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लैम्डा घटेगी, ये बातें होने वाली हैं। ओके, अब ये जो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है वो मैं बता दूं। तो देखिए, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के लिए मैं आपको दो तरह से फॉर्मूले बताऊंगा। पहला फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जनरली हम कैलकुलेशंस में काम में नहीं लेंगे, है ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला हम कैलकुलेशंस में काम में नहीं लेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें आना जरूर चाहिए, और ये आना आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा मैं, 1 मिनट में। हाँ, अभी देखो, अभी याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो एक्चुअल फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला, वो लिख देता हूँ। उसके बाद में हम जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला जिसका हम यूज करेंगे वो लिखूंगा मैं, राइट। लिखूंगा क्या, उसी में से निकालूंगा, उसी फार्मूले से। तो देखिए, ये फार्मूला जो है ये आपके कोर्स में डेरिवेशन वगैरह फार्मूला भी आपके कोर्स में नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं लिख देता हूँ, है ना। अंडर रूट 1 + -v/c 1 ± v/c। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये मैं बताता हूँ क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैं लैम्डा डैश के बारे में बात करूँ कि साहब वेवलेंथ की बात करें, तो ये भी ऐसा ही आ जाएगा, 1 ± v/c 1 ± v/c। अब आप जो है ना फंडामेंटली चीज़ों को समझिए कि जैसे अगर मान लो आपका जो है ना डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ने पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ा तो न्यू डैश लेस देन न्यू होगा, डिस्टेंस बढ़ा तो न्यू डैश लेस देन न्यू होगा। अब न्यू डैश लेस देन न्यू होने का मतलब आपको इस फॉर्मूले में ऐसा कमाल करना है कि ये मतलब न्यू डैश कम हो जाए, ऐसा फार्मूला तैयार करना है। तो बताओ कैसे होगा, डिस्टेंस बढ़नी है तो न्यू डैश लेस देन न्यू होना है, यानी न्यू डैश को कम होना है। क्वांटिटी को कम करने का तरीका पता है क्या है, आप न्यूमरेटर में नेगेटिव रख दो, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव रख दो, क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा, एंड लैम्डा डैश जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा होगा डिस्टेंस बढ़ने पर। अब लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा बनाने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव रख दो, डिनोमिनेटर में नेगेटिव रख दो, अपने आप ग्रेटर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सी बात है। डी अगर घटा, डिस्टेंस घटी, तो न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू, लैम्डा डैश विल बी लेस देन लैम्डा। अब देखिए कितना आसान है, कितना आसान है कि आपका ये जो है यहां से जो है ना, यहां से क्या होगा, आपका न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, न्यूमरेटर में पॉजिटिव डिनोमिनेटर में नेगेटिव। ये लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, खत्म। ओके, चलिए अब देखिए, ये तो आपकी सिंपल सी बातें हो गई, है ना। अब मैं एक काम करता हूं, किसी भी एक केस के लिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूं अप्रोक्सीमेशन, बायनोमल थ्योरम लगाऊंगा मैं, है ना। बायनोमल थ्योरम जो होती है ना उसका हम यूज करेंगे, एकदम बिंदास यूज करेंगे बायनोमल थ्योरम का। तो देखिए, मैं बायनोमल थ्योरम यूज में ले रहा हूं, तो मैं ये वाला केस लेता हूं, इफ डिस्टेंस इंक्रीजिंग, है ना। इफ अ स्टार इज गोइंग अवे, इफ अ स्टार इज गोइंग अवे, अब स्टार दूर जा रहा है, v क्या है, v है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो स्टार की रिलेटिव वेलोसिटी है अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब डिस्टेंस को बढ़ा देना है तो डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो क्या घटना होगी, मैं बताता हूं क्या होगा। लैम्डा डैश जो है ना ये होगा लैम्डा
अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी, ये घटना होगी बस। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो लैम्डा डैश बढ़ेगा। हमने ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, काम खत्म। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया। अब चलिए, अब हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो लैम्डा डैश विल बी लैम्डा, देखना जरा, चेक करना, 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर हाफ एंड 1 माइनस वी अपॉन सी की पावर माइनस हाफ। चेक करो जी। तो लैम्डा डैश, ये यहां पर आपको इक्वल टू साइन नहीं लगाना है, नियर नहीं, अभी तक तो इक्वल ही है, अभी तक तो इक्वल है, सॉरी, अभी तो हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई नहीं है ना, लगने के बाद इक्वल नहीं होगा, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम इज नॉट एक्यूरेट थ्योरम, इट इज ओनली अप्रोक्सीमेट थ्योरम। ओके, तो देखिए लैम्डा डैश, ये आएगा लैम्डा, मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं अब, 1 प्लस हाफ वी अपॉन सी एंड 1 माइनस हाफ वी अपॉन सी। अब हमें यहाँ इक्वल वो नियरली इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। मैं डिफरेंट कलर की इंक से लगाता हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ चेंज आया है। ये हो गया करेक्ट। आप समझिए, इस साइन का मतलब होता है, बहुत बड़ा मीनिंग होता है। हम क्या करते हैं, साइन पर ध्यान नहीं देते, लापरवाही से कर देते हो, जबकि ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। लैम्डा डैश इज नियरली इक्वल टू लैम्डा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास में जो है ना, रिजल्ट ये आने वाला है 1 प्लस वी अपॉन सी, ये आने वाला है। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि वो जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो आने वाला था ना, यहाँ से -1/4 वी स्क्वायर सी स्क्वायर की एक टर्म आई, उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 0 मान लिया, दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, है ना। हाँ, तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं। वैसे जरूरत क्या है, आपको समझ में आई क्या, है ना। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज नेग्लिजिबली स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल, सच में भैया। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब आप सोच लो v अपॉन सी क्या होगा, वो तो 20 और फिर स्क्वायर हो गया तो वैसे ही खत्म है। तो इसलिए ये आपका लैम्डा आया। अब मैं कहूंगा डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इट इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा, ये डेल्टा लैम्डा है। अब देखिए, मैं कुछ बातें एकदम हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो कभी आपका गड़बड़ होगा ही नहीं। पहला केस, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो आपका डेल्टा लैम्डा आएगा v अपॉन सी इंटू लैम्डा। और पता है होने वाला क्या है, होने वाला है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये होने वाला है, डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो। अच्छा, और अगर डिस्टेंस घट रही हो तो आपका डेल्टा लैम्डा ये होने वाला है। देखना डेल्टा लैम्डा क्या होने वाला है, v अपॉन सी इंटू लैम्डा, और ये होने वाला है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। आप कहेंगे साहब इन दोनों बातों में क्या अंतर है? अरे साहब बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ना। हाँ, डेल्टा लैम्डा तो आपका फार्मूला तो वही आ रहा है, लेकिन यहां चक्कर पड़ रहा है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। हाँ, इसी तरीके से मैं आपको एक बात और बता देता हूं, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो डेल्टा न्यू सेम वे वो आएगा v अपॉन सी इंटू न्यू। और पता है क्या आएगा, डिस्टेंस बढ़ गई है ना, तो ये न्यू माइनस न्यू डैश आएगा। बड़े में से छोटा घटाएंगे जी, डिस्टेंस घटेगा तो डेल्टा न्यू बराबर v अपॉन सी इंटू न्यू बराबर न्यू डैश माइनस न्यू आएगा। आप देखिए, आप चेक करिए, समझ गए ना, बिल्कुल। अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, एक मिनट जरा मैं बोर्ड चेक कर लूँ कि कहीं बोर्ड से आउट रेंज तो नहीं जा रहा। नहीं, बोर्ड से आउट रेंज नहीं जा रहा। चलिए, अब मैं कुछ इसके बारे में एक दो बातें और बता दूँ। अगर मान लो ड्यूअल साइडेड डॉपलर इफेक्ट हो रहा है ना, बोथ वे डॉपलर इफेक्ट, बोथ वे डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या है मैं बताऊं। बोथ वे डॉपलर इफेक्ट का मतलब है रे ऑफ लाइट
रे ऑफ लाइट और ईएम वेव गोइंग एंड कमिंग बैक, गोइंग एंड कमिंग बैक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई और वापस आई। ये जो सिस्टम है ये रेडार सिस्टम है, इसे कहते हैं रेडार सिस्टम। रेडार में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है और किसी टारगेट से टकराकर वापस आती है। जैसे मान लो कि कोई एयरप्लेन है, अब वो किसी सिटी के आसपास में है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से, एयर ट्रैफिक का एक कंट्रोल रूम होता है ना, एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट वालों को ये पता करना है कि दिस फ्लाइट इज गोइंग अवे और कमिंग टू अस, हमारी पास आ रही है या हमारे से दूर जा रही है। कैसे पता करते हैं? तो मैं बताऊं, ये बड़े आराम से पता हो जाता है। क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सपोज आपका ट्रैफिक कंट्रोल है, टावर है, ट्रैफिक कंट्रोल टावर, राइट, ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। मान लो वहां पर कोई फ्लाइट है, कोई एयर फ्लाइट है ना, ये अब पता नहीं क्या, अब कुछ समझ में नहीं आता है, चलो बहुत दूर दूर होती है ना सब, कोई अगर 10-20 किलोमीटर होती है दिखाई दे जाती है, वैसे अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन अगर मान लो 500 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो और आने वाली है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उसका सिग्नल कंट्रोल कैसे होगा, अलग अलग जगह से एयरपोर्ट, जैसे मान लो अगर सपोज आप जो है ना देहरादून से मुंबई के लिए आपने उड़ान भरी, अब देहरादून से आप तो उड़ गए हवाई जहाज में बैठ करके, अब आप मुंबई तक पहुँचे, तो मुंबई तक पहुँचे तो रास्ते में आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है एयर फ्लाइट पर। तो वो क्या होता है, पूरा सिग्नल जो है ना चेक होते रहते हैं, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, कोई घटना तो नहीं होने वाली है, ये सब चीज़ें होती हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि इसने अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराकर वापस आ गई। ये जो वापस आई है ना वेव, इसको वो एनालाइज करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई थी वो लैम्डा वेवलेंथ की गई थी, और जो वापस आई है वो लैम्डा डैश वेवलेंथ की वापस आई है। तो आपको मैं बता देता हूं कि डेल्टा लैम्डा जो अब की बार में आने वाला है वो देखो, या तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश होगा या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होगा, है ना। एक मिनट जरा, बोर्ड जो है आगे तक खाली है क्या? हाँ खाली है पूरा। तो देखिए, अगर मान लीजिए डेल्टा लैम्डा की बात कर रहे हैं हम, तो अभी इसको हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिख सकते हैं इफ गोइंग अवे, है ना। इफ मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज, और डेल्टा लैम्डा जो है ना ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इफ डिस्टेंस डिक्रीजेज। चलो साहब, चाहे जो भी हो, डिस्टेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो तो आपका इससे पता लगेगा, डेल्टा और डिस्टेंस, है ना। हाँ, ये आप हमेशा याद रखिए, लैम्डा डैश अगर बढ़ गया इसका मतलब है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स फ्लाइट इज गोइंग अवे, है ना। हाँ, और अगर डेल्टा अपना लैम्डा डैश घट गया इसका मतलब फ्लाइट इज कमिंग टू अस। तो लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा, इट मीन्स फ्लाइट इज कमिंग टू अस, कमिंग क्लोजर, हमारे पास में आ रही है, राइट। अब ये जाना और आना दोनों काम हो रहा है साहब। तो पता है क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट जाते टाइम भी होगा और डॉपलर इफेक्ट आते टाइम भी होगा, दोनों टाइम पर होगा। तो पता है मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डेल्टा लैम्डा बराबर ट्वाइस v अपॉन सी इंटू लैम्डा, डेल्टा न्यू बराबर ट्वाइस v अपॉन सी इंटू न्यू, ये आपका ट्वाइस होगा, राइट। इस तरह से होगा, राइट। चलिए, अब मैं एक बात आपको और बताने चाह रहा हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ मैं डेविएशन इन स्पेक्ट्रम लाइंस, है ना। हमारे जो हेवनली बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे मतलब सूरज, चांद, सितारे, बहुत सारी बड़ी 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 बॉडीज हैं, है ना। उनसे क्या होता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ जी,
हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसमें, फिर बस इस चैप्टर का एंड हो गया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं डिस्कस करूँगा स्पेक्ट्रल, एक मिनट, स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग, स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग ड्यू टू मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, तारे, चांद, सितारे। सेलेस्टियल की स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, वैसे देख लेना एक बार। स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग ड्यू टू मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए अभी अभी हमने आपसे पढ़ा, आपको बताया कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज इफ रिसीडिंग अवे इट मीन्स वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। ओके, ये चीज़ हो गई। तो अब इसमें यहाँ पर ये आती है बात कि वेवलेंथ बढ़ती है तो क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ, उस बॉडी से, वो जो सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी वेवलेंथ हम चेक कर रहे हैं, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं विबग्योर। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं? विबग्योर, विबग्योर। तो ये ऐसे बढ़ती हैं, ये ऐसे बढ़ती हैं, है ना। हाँ ठीक है, इस तरह से बढ़ती हैं। इस तरह से बढ़ती हैं तो क्या हो गया कि ये रेड शिफ्टिंग होती है, रेड शिफ्टिंग होती है ना। अब ये रेड शिफ्टिंग होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ द स्पेक्ट्रल लाइंस कमिंग फ्रॉम a distant body, coming from a distant body, if the spectral lines coming from a distant body is shifting टू रेड साइड, है ना, रेड साइड यानी राइट साइड, रेड साइड, वी से इट अ पॉजिटिव रेड शिफ्ट, है ना। पॉजिटिव रेड शिफ्ट इंडिकेट्स increasing distance. Positive red shift indicates increasing distance. डिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है, ये पॉजिटिव रेड शिफ्ट इंडिकेट करता है ना। करेक्ट। अब देखिए जब जब आपको पॉजिटिव रेड शिफ्ट मिले, इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, लैम्डा बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। करेक्ट। और आपको मैं बताऊं कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की यही एक थ्योरी है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इन आवर यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में 99% celestial bodies are showing positive redshift. In our universe 99% or more, 99% or more celestial bodies bodies 99% or more celestial bodies are showing what? Positive redshift. Means universe is still today
यूनिवर्स इज मीन्स यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग, कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग, आज भी एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। सोचो जिस दिन ये यूनिवर्स बना होगा उस दिन क्या हुआ होगा कि आज तक दूर दूर भाग रहा है, आज तक फैले जा रहा है। एक्चुअली इट इज कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास वही है, सेंटर ऑफ मास वही है, सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा कभी भी। आज अब ये तो मुझे ध्यान नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ है यूनिवर्स का लेकिन जहाँ भी है ना, वो अपनी जगह है। एक्चुअली वो कंसेप्ट वही है जो हम आपको बॉम्ब ब्लास्ट में पढ़ाते हैं कि अगर एक स्टेशनरी बॉम्ब है तो वो फूट गया तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, उसके टुकड़े इधर उधर चले जाएंगे। तो लाइकवाइज यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी यही है कि कहीं पर कुछ एनर्जी और मास सोर्स था, हाई डेंसिटी सोर्स, उसमें कहीं एक्सप्लोजन हो गया और बस हो गया और आज तक चल रहा है, दूर 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 भागे जा रहे हैं। ये पॉजिटिव रेड शिफ्ट 99% जो है ना पॉजिटिव रेड शिफ्ट इंडिकेट हो रही है ना। हमारे जो वॉर वगैरह होते हैं, जो हमारे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वॉर के टाइम में रेडार सिस्टम को बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया जाता है और रेडार सिस्टम हर चीज़ का ध्यान रखता है कि किसमें पॉजिटिव रेड शिफ्ट आ रही है, किसमें नेगेटिव रेड शिफ्ट आ रही है। जैसे ही कहीं नेगेटिव रेड शिफ्ट का अंदाज़ा होता है, नेगेटिव रेड शिफ्ट यानी उल्टा, है ना, तो उस नेगेटिव रेड शिफ्ट को पता लगते ही एकदम से हाई अलर्ट में आ जाते हैं, भैया क्या हो रहा है, कौन आ रहा है हमारे बगल में। हाँ, समझ गए ना। तो इसको आप एंजॉय करिए, पूरा पढ़िए, है ना, अच्छी तरह समझिए, नोट्स बनाइए पूरे।